अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद फेरोज शाह। आज मैं ईटा 2022 का जो पेपर हुआ था मेडिकल टेस्ट का, उसका सेकेंड लेक्चर फिजिक्स पोर्शन का अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने 20 MCQs ऑफ द पेपर डिस्कस किए थे। आज के इस छोटे लेक्चर में हम 5 MCQs ऑफ दैट पेपर मजीद डिस्कस कर रहे हैं। सो 20 MCQs के बाद क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 का स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है when a neutron is entered into a magnetic field of strength V with velocity V, its acceleration। एक न्यूट्रॉन है जनाब जो कि मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटी v एंटर हुआ है। न्यूट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा? आपको जो ऑप्शंस मिले हैं वो ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी जो आपको मिला है वो है इसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होगा, यानी ये सर्कल में घूमेगा, और ऑप्शन सी जो होगा इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और ऑप्शन डी जो होगा इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा एंड नॉन जीरो होगा। तो जनाब आंसर क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि फर्ज करो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास है एक मैग्नेटिक फील्ड और एक न्यूट्रॉन इसमें एंटर हुआ वेलोसिटी v के साथ। बताओ कि न्यूट्रॉन अंदर जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? माय डियर स्टूडेंट, सीधी सी बात है, न्यूटन सेकंड लॉ है कि F = ma। ये इक्वेशन हमें बताता है कि ईच एंड एवरी एक्सेलरेशन डिमांड्स फोर्स। हर एक्सेलरेशन को फोर्स की ज़रूरत होती है। अब फोर्स जो होता है वो न्यूट्रॉन पर कितना होगा? तो आप कहें सर मैग्नेटिक फील्ड जो है ये फोर्स लगाता है चार्ज प्लस मोशन पर। अगर चार्ज के साथ मोशन भी हो तब जाकर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, वरना नहीं लगाएगा। मोशन जीरो, मैग्नेटिक फोर्स खत्म, चार्ज जीरो, मैग्नेटिक फोर्स खत्म। तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? जीरो। लिहाजा जब चार्ज जीरो, मैग्नेटिक फोर्स जीरो, एंड व्हेन मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, न्यूट्रॉन्स एक्सेलरेशन विल आल्सो बी जीरो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, ईटा 2022 का पेपर और फिजिक्स पोर्शन, और आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें कहा गया, थोड़ी सी गलती भी हुई है ऑप्शंस में, कहा गया है कि which statement is inappropriate for step up transformer। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा सेंटेंस गलत है? आसान सा मतलब है इस क्वेश्चन का कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा सेंटेंस गलत है। जो पहला सेंटेंस है वो ये कहा गया है कि इट इंक्रीजेस अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करता है। ऑप्शन बी कहा गया है कि इट डिक्रीजेस अल्टरनेटिंग करंट। ऑप्शन सी लिखा है कि हीट कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड, इसमें कभी भी हीट पैदा नहीं होता या इसका कॉइल कभी हीट पैदा नहीं करता। और ऑप्शन डी लिखा है कि जो इनपुट एनर्जी है, इनपुट एनर्जी इज लेस देन आउटपुट एनर्जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने बताना है कि कौन सा जुमला गलत है। ऑप्शन में गलती है, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे जो भी पेपर है लेकिन ऑप्शंस में गलती है। और कैसी गलती है? सब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है। आप कहेंगे सर ट्रांसफार्मर करता है वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट, या वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करता है या करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अगर स्टेप अप होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अगर करंट वोल्टेज में कन्वर्ट होगा तो स्टेप अप के लिए करंट वोल्टेज ज्यादा और करंट क्या होगा? कम। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो स्टेप डाउन वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करता है, लिहाजा इसके लिए वोल्टेज कम होगा और करंट क्या होना चाहिए? ज्यादा।
अब आते हैं स्टेप अप के लिए। इन्होंने कहा कि स्टेप अप के लिए कौन सा जुमला इनअप्रोप्रिएट है, यानी गलत है, कौन सा जुमला गलत है। सो माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज क्या है, इंक्रीजेस अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये जुमला ठीक है, इन्होंने तो गलत जुमला मांगा है, लिहाजा ऑप्शन गलत है। फिर कहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट को डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये जुमला भी ठीक है। अगर जुमला ठीक है तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि इन्होंने तो गलत ऑप्शन मांगा है, गलत सेंटेंस मांगा है। इन दो में प्रॉब्लम है। ऐसा कोई कॉइल नहीं होता, ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता जिसमें हीट पैदा ना हो। सो ये जुमला इनअप्रोप्रिएट है, ये गलत है कि हीट कैन नेवर बी प्रोड्यूस। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन सी भी बनता है, सी भी बनता है, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस गलत है। किसी भी ट्रांसफार्मर में हीट का प्रोडक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। फर्दरमोर हीट कैन नेवर बी प्रोड्यूस, ये सेंटेंस गलत है। दूसरी बात, इनपुट एनर्जी इज लेस देन आउटपुट एनर्जी, ये सेंटेंस भी गलत है। इसका भी लॉजिकल जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ, ये सेंटेंस भी गलत है और हमें गलत बताना था, तो ये दोनों गलत है, बोथ सी एंड डी, यानी सी और डी में एक होना चाहिए, तब वो इसका आंसर होगा। अगर दोनों है तो फिर ऑप्शन दे के बोथ सी एंड डी, ये दोनों सेंटेंसेस गलत है। भाई कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसा नहीं होता जिसमें आप हीट लॉस को जीरो कर लो, हीट कभी भी पैदा हो सकता है, हर कॉइल में, वर्किंग कॉइल में इलेक्ट्रिकल। दूसरा, इनपुट इज लेस देन आउटपुट। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप थ्योरेटिकली बात करोगे, व्हेन यू आर टॉकिंग थ्योरेटिकली अबाउट ट्रांसफार्मर, तो याद रखिए कि फिर इनपुट एनर्जी जो है वो आउटपुट एनर्जी के बराबर होती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल बात करोगे, on the practical side of transformer, keep it in your mind, input is always greater than output. प्रैक्टिकली इनपुट आउटपुट से ज्यादा होता है और कयामत तक ये इम्पॉसिबल है कि इनपुट कम हो और आउटपुट ज्यादा हो। सो दैट्स व्हाई ये भी गलत है। आउटपुट इनपुट से कम हो सकता है प्रैक्टिकली, रियली, बट इनपुट कभी आउटपुट से कम नहीं हो सकता, ना ये रियली हो सकता है, ना ये आइडियली थ्योरेटिकली हो सकता है। तो ये दोनों सेंटेंसेस गलत है। अगर इस क्वेश्चन को ठीक करना है तो आपने इस ऑप्शन में लेस के बजाय ग्रेटर लिख दो कि इनपुट एनर्जी इज ग्रेटर देन आउटपुट एनर्जी, तो ये फिर इनअप्रोप्रिएट नहीं है, गलत नहीं है। प्रैक्टिकली यही होता है कि इनपुट एनर्जी ज्यादा होती है, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। या आप कैन नॉट या कैन नेवर को कहो कि हीट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो ये ठीक हो जाएगा। ये जुमला ठीक, ये ऑप्शन गलत, ये वाला ठीक होगा। अब फिलहाल ये दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, आगे आप समझते हैं, इस पे सोचें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, टॉकिंग अबाउट पेपर ऑफ 2022 मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट पेपर ETA टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 23 फॉर यू पीपल इन फिजिक्स पोर्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है कि जनाब एसी जनरेटर सडनली स्टॉप्ड, एसी जनरेटर सडनली स्टॉप, एसी जनरेटर अचानक रुक गया, उसका कॉइल रुक गया, एसी जनरेटर का कॉइल अचानक रुक गया। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, व्हाई। अगर आपसे पूछे व्हाई, तो एक एक ऑप्शन आपके लिए लिख रहा हूं। द फर्स्ट ऑप्शन इज, क्या कहा गया है कि एसी जनरेटर अचानक स्टॉप हो गया, तो आप बताएं कि वजह क्या होगी। पहला है कि एक्सटर्नल वोल्टेज exceeds the back EMF। बैक EMF का वोल्टेज जो है या एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो एक्सीड कर गया है बैक EMF या ओवरकम्स। सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि टॉर्क ऑफ बैक EMF ओवरकम्स, ज्यादा हो गया, ओवरकम्स देन एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क से बैक EMF का टॉर्क ज्यादा हो गया। और ऑप्शन सी, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल जो है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल जो है वो हो गया जनाब प्रोड्यूसेस हीट, उसने हीट पैदा किया, तब जनरेटर अचानक रुक गया। और ऑप्शन डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉइल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉइल डिक्रीजेस। तो जनाब क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 पेपर ऑफ 2022 कहा गया है कि आप जानते हैं ये जनरेटर का कॉइल है, फर्ज करो
ये जनरेटर का कॉइल है, हम इसको घुमाते हैं, इतना तो आपको पता है कि जनरेटर का कॉइल रोटेट किया जाता है और इससे हमें आउटपुट ईएमएफ मिलता है। ये होता है एक्सटर्नल ईएमएफ और इस कॉइल में एक ईएमएफ पैदा होता है जिसे हम कहते हैं बैक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, बैक ईएमएफ। एक एक्सटर्नल ईएमएफ है और एक बैक ईएमएफ है। सो जनाब हम कह क्या रहे हैं वो आप और से सुनिए। सिंपल बात है कि अचानक ये जनरेटर रुक गया, अचानक रुक गया तो वजह क्या होगी? ऑप्शन डी को गलत करा दें। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी कॉइल का हमेशा कांस्टेंट होता है। जब आपने कॉइल ले लिया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स्ड हो गया, ना कभी ये इंक्रीज होगा ना कभी ये डिक्रीज होगा जब तक आप कॉइल में चेंज नहीं करोगे। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल प्रोड्यूसेस हीट, इस कॉइल से अचानक हीट पैदा हुआ तो जनरेटर रुक गया, ये बात गलत है क्योंकि वो कंटिन्यूसली हीट पैदा करता है। जब जनरेटर चल रहा था तो कंटिन्यूसली हीट पैदा कर रहा था, तो रुकने की वजह हीट नहीं है। जब वो चलता रहा तो भी हीट पैदा कर रहा था, तो हीट का प्रोडक्शन उसको रोकेगा नहीं अचानक। अब ऑप्शन ए ठीक है या बी ठीक है? फर्दरमोर एक्सटर्नल वोल्टेज एक्सीड द बैक ईएमएफ, जो ईएमएफ आप इससे हासिल कर रहे हो वो बैक ईएमएफ से ज्यादा हो गया है। तो याद रखिए एक्सटर्नल वोल्टेज जितना यूज करोगे उतना ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। रुकने का रुझान तो तब होगा कि रोकने वाला ईएमएफ एक्सटर्नल से ज्यादा हो जाए। तो एक्सटर्नल का बेग से ज्यादा होना ये कॉइल या जनरेटर को रोकने का सबब नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। अगर मैंने 3 को गलत साबित कर दिया है तो इट मीन कि ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। कॉन्सेप्चुअल आइडिया ये है कि एक टार्क रोटेशन में एक टार्क आप दे रहे हो और ये एक्सटर्नल है और ये जनरेटर से कहता है घूमते रहो, चलते रहो, लेकिन बैक ईएमएफ जवाब में अपोजिट टार्क पैदा करता है एंड दैट इज कॉल्ड द टार्क ऑफ बैक ईएमएफ। जब बैक ईएमएफ का टार्क आपके एक्सटर्नल टार्क से ज्यादा हो जाए तो आपका जनरेटर मजीद नहीं चल सकेगा और वो डिक्रीज होता जाएगा रोटेशन उसका और अचानक रुक जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन व्हेन टार्क ऑफ बैक ईएमएफ ओवरकम्स द एक्सटर्नल टार्क ऑफ द कॉइल, सो जनरेटर विल सडनली स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। My dear students, question number 24 for you people, physics portion, and question number 24 है कि ideal AC generator has equal input and output. Ideal AC generator एक ideal AC generator है और उसके लिए input is equal to output, उसके input और output बिल्कुल बराबर होते हैं। तो बताएं कि उसमें हीट डिसिपेशन कितना होगा। तो याद रखिए जनाब, हीट डिसिपेशन के पहले ऑप्शन आपको बता दूं, आइडियल एसी जनरेटर है और उसमें इनपुट और आउटपुट बराबर होते हैं। सो जनाब उनके ऑप्शन है हीट डिसिपेशन के लिए सेम, सम, फाइनाइट वैल्यू, कोई फाइनाइट वैल्यू है बट नॉट जीरो है। ऑप्शन बी के हीट डिसिपेटेड जीरो है। ऑप्शन सी हीट डिसिपेटेड इज मैक्सिमम और ऑप्शन सी वेरी मच स्मॉल, हीट डिसिपेशन बहुत कम होगा। सो सिंपल बात है जनाब, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इन्होंने आइडियल कहा, आइडियल में लॉसेस जीरो कंसिडर होते हैं तो हीट लॉस में भी जीरो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि याद रखिए हीट लॉस जो है, हीट लॉस इज ऑलवेज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट। हीट लॉस इज ऑलवेज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट। अगर इनपुट और आउटपुट बराबर हैं तो इनका सब्ट्रैक्शन जीरो आएगा, लिहाजा हीट लॉस इज इक्वल टू जीरो। सो आइडियल से भी आप डायरेक्ट जीरो ले सकते हो, बट द इक्वेशन ऑफ हीट डिसिपेटेड और हीट लॉस इज आल्सो इनपुट माइनस आउटपुट व्हिच रिप्रेजेंट जीरो एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये है जनाब ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन 25 क्या कहता है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चाहिए? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑप्शन ए न्यूटन एम्पेयर, न्यूटन एम्पेयर माइनस 1 मीटर, और ऑप्शन बी न्यूटन एम्पेयर माइनस 1 मीटर माइनस 1, और ऑप्शन सी न्यूटन एम्पेयर माइनस 1 मीटर माइनस 2, और ऑप्शन डी हमारे पास है टेस्ला। तो हम सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? आप कहें सर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए के बराबर।
इसका यूनिट मोहतरम होगा टेस्ला, बी का यूनिट होता है टेस्ला और ए का यूनिट है मीटर स्क्वायर, यानी टेस्ला के साथ मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो सिर्फ टेस्ला तो गलत हो गया। अब टेस्ला की वैल्यू पुट करें। आपको पता होना चाहिए कि बी का फार्मूला है फोर्स डिवाइड बाय आई एल और बी का यूनिट है टेस्ला और फोर्स की जगह न्यूटन, आई की जगह एम्पेयर और लेंथ की जगह मीटर। यहाँ पुट करें तो टेस्ला कैन बी रिप्लेस बाय न्यूटन, एम्पेयर, मीटर और मीटर स्क्वायर। एक मीटर को कैंसिल कर देगा तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर which can be represented as न्यूटन, एम्पेयर इनवर्स और मीटर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और हिंस क्वेश्चन नंबर 25 में आपने कवर किया ऑप्शन ए। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिएगा। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 और 10 आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।